हेलो बच्चों। क्या हाल चाल है सभी के। सब कैसे हो। सब बढ़िया हो कि नहीं। क्लास 12 के बच्चे। कितने कितने बच्चे प्रेजेंट है, थोड़ा सा नंबर्स थोड़ा टाइप कर देंगे यार। समझ में आ जाएगा मुझे कि कितने बच्चे एग्जैक्टली बैठे हुए हैं। प्रेजेंट लगा दो बस। MS जलंधर से कितने बच्चे बैठे हैं। बाकी और। तो चला जाए फिर, क्लास शुरू किया जाए। यार लास्ट क्लास में हमने ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का कूलॉम्स लॉ के बारे में बात किया था, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो। है ना। याद होना चाहिए। कूलॉम्स लॉ बाकी सारे बच्चे पढ़ के आए हैं कि नहीं आए हैं। अभी मैं check कर लूंगा। ओके, प्रेजेंट कितने बच्चे प्रेजेंट है थोड़ा बता दो यार। सभी लोग। ठीक है। मैं जस्ट दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर लेता हूँ। पढ़ के आए कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ से पहले मैंने चार्ट। ओके, 60 60, ओके 55। ओके ओके। प्रेजेंट। ठीक है। चलो। चलिए जी। शुरू किया जाए। मेरी स्क्रीन सबको दिख रही होगी। तो मैंने लास्ट क्लास में ना आपको होमवर्क दिया था बेटा, कि ये क्वेश्चन कॉलम्स तो मैंने पढ़ा दिया था आपको। लेकिन मैंने बताया था कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा करके लाना, कि फाइंड मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस प्लेस्ड एट अ 5 सेंटीमीटर सेपरेशन। कितने बच्चों ने बना दिया है। रेज योर हैंड इफ यू कैन। और थम्स अप एनीथिंग। कुछ भी कर सकते हो। है ना, वहीं बैठ के। तो चलिए, मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। मिनिमम फोर्स निकालने बोला था, तो आपको मैंने बताया था कि फोर्स इक्वल्स टू बेटा होता है। फोर्स इक्वल्स टू होता है कि Q1 Q2 by R²। यस और नो। सबको स्क्रीन विजिबल है, क्लियरली दिख रहा है सबको। दिख रहा होगा। अब सर मैंने आपको क्यू तो दिया नहीं है, लेकिन मिनिमम चार्ज हमारे पास नेचर में कितना एग्जिस्ट करता है बेटा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एग्जिस्ट करता है। ये थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा। है ना, के की वैल्यू 9 इंटू 10 कितना, 9। 1.6 10⁻⁻19 का स्क्वायर। और आर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, मतलब कि 10⁻⁻2 का स्क्वायर। जिन्होंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, दैट इज वेरी गुड ऑफ यू। आपको समझ में आ गया है। आपको समझ में आ गया है कि कैसे सॉल्व करना है। क्या क्लियर है यहाँ तक सभी को बात। ये होमवर्क हमने किया था, लास्ट क्लास में दिया था आपको। ठीक है। क्लियर है सभी को। चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज मिनिमम कितना हो सकता है 1.6। उसके बाद 2 इंटू 1.6, 3 इंटू 1.6, 4 इंटू 1.6। सही बात है। तो चले आगे। चलो 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 चलो। अब मैंने आपको ना एक चीज बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है। ये मान लो प्लस क्यू चार्ज अभी लिखा है, दोनों क्यू चार्ज है ना। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे। आपने कूलॉम्स लॉ इन सिंपल फॉर्म तो ये तो देखा है सर आपने, Q1 Q2 by R²। अब सर इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है। वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मान लो मैं यहां से कोई एक वेक्टर आर वेक्टर ऐसा लिखता हूं। ठीक है। अब आपको पता है किसी भी एक वेक्टर का बेटा डायरेक्शन बताने वाला कंपोनेंट होता है यूनिट वेक्टर, जिसे हम आर कैप कहते हैं। आर कैप कहते हैं। वेक्टर जब पढ़ाऊंगा ना तब मजा आएगा। अब इसे देखते जाओ। किसी वेक्टर का डायरेक्शन बताता है आर कैप। तो मैंने आर वेक्टर लिया।
अब देखो आपको पता है कि ये Q1 फोर्स जो है वो Q2 पे लगाता है, सेंट्रल फोर्स होता है, और ये कुछ इस तरीके से फोर्स लगा रहा होगा Q2 के ऊपर, सही बात है। और इस तरफ ही आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर के अलोंग में फोर्स का डायरेक्शन बताने वाला कौन होगा? आर कैप होगा। तो मैं यहां पर एक आर कैप को इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब कि ये आर कैप आपको बता रहा है बच्चों कि Q1 और जिस तरफ से फोर्स लगा रहा है, ग्रीन से पर्पल की ओर जा रहा है फोर्स, और हमारा आर वेक्टर भी कैसा है, उसी के अलोंग है। यहां से हमने एक आर वेक्टर ऐसा ड्रॉ किया, दिस इज आर वेक्टर। इसका टेल Q1 पे है, इसका हेड Q2 पे है। हमारा फोर्स भी क्या उसी डायरेक्शन पे लग रहा है जिस तरफ आर वेक्टर है? बिल्कुल लग रहा है। तो आर वेक्टर का डायरेक्शन बताने वाला हमने आर कैप इंट्रोड्यूस कर दिया, सही बात है। अब कोई भी वेक्टर आप उठा के देख लो, तो कोई भी वेक्टर बना होता है उसके डायरेक्शन से, जिसे हम आर कैप कहते हैं, और साथ ही साथ उसके मैग्नीट्यूड से मिलकर बना होता है। तो मैं अगर आर कैप को लिखना चाहूं तो सिंपल भाषा में क्या ये आर कैप नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो इस आर कैप को रिप्लेस कर दो तो क्या बन जाएगा दोस्तों? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और आर वेक्टर बाई आर का मैग्नीट्यूड। तो फोर्स इन वेक्टर फॉर्म क्या बन जाएगा बेटा? के Q1 Q2 आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। क्या यहां तक बात क्लियर है क्या? वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा आपको क्लियर है क्या? थम्स अप कर देंगे, रेस कर देंगे हैंड, जो करना है माइक ऑन करके बोल देंगे तो भी मजा आ जाएगा। क्या वेक्टर फॉर्म में आपको कूलम मतलब क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर होने चाहिए यार, एकदम मजा आएगा। जब वेक्टर पढ़ाऊंगा तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलो, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। आज हम जो पढ़ने वाले ना बेटा, वो पढ़ने वाले हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कह लो, थ्योरम कह लो, जो कहना कह लो। चलिए, कोई नोट करना चाहे तो वो नोट कर सकता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। अब पढ़ते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। मान लो हमारे पास बहुत सारे सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं। सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब Q1 Q2 माइनस Q3 सब कुछ रखे हुए हैं ऐसे। मेरे को इस Q नॉट पे कितना फोर्स लग रहा है निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सर? दिस Q1 चार्ज, दिस Q1 चार्ज विल इम्पार्ट सम फोर्स दिस डायरेक्शन, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो धक्का मारेगा। दिस Q2 force minus Q2 force will attract Q naught in this direction, and this Q3 force, Q3 charge, I'm sorry, will repel this Q naught force or not sir? सही बात है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे फोर्स नेट लिखना है, कितना नेट फोर्स लग रहा है निकाल के बताओ, तो यहां काम आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इस सिंपल सरल भाषा में ये कहता है बच्चों कि जितना भी चार्ज प्रेजेंट है हमारे सराउंडिंग में, वो किसी एक टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहे हैं वो कैसे निकालेंगे? सभी फोर्सेस को आप ऐड कर दो, ठीक है, सभी फोर्सेस को आप ऐड कर दो, दैट विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट चार्ज। क्या क्लियर है सर? कैसे लिखेंगे देख लो। अगर मुझे एफ नेट लिखना है ना बेटा, तो मैं लिखूंगा, ये मान लो F1 फोर्स लगा रहा है, ये F2 फोर्स लगा रहा है, ये F3 फोर्स लगा रहा है। ध्यान देने वाली बात क्या है, थोड़ा अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो देखो मैं किस तरीके से लिखा हूं। मैं क्या कर दिया, सारे फोर्सेस को ऐड कर दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? एफ नेट मिल जाएगा। और ध्यान से ऑब्जर्व करना, मैं उसके ऊपर एक एरो बनाया हूं, वेक्टर साइन लगाया हूं। ऐसे नहीं कि मैंने ऐड कर दिया, 2+3 5 होता है, 3+2 5 होता है, 5+5 10 होता है, 10+10 20 होता है, ऐसे करके मैं ऐड नहीं कर सकता हूँ। ये होता है स्केलर एडिशन। मैंने उसके ऊपर वेक्टर लगाया हुआ है, तो आपको वेक्टरली ऐड करना होगा सारे फोर्सेस को, तब उस क्यू नॉट पे कितना चार्ज लग रहा है आप आराम से निकाल सकते हो। दिस होल समेशन काइंड ऑफ जो हमने यूज किया यहाँ पर, उसे हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या क्लियर है सभी को? क्या क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है क्या? कैसे ऐड किया बेटा हमने? इसको ऐड किया, करना है वेक्टरली, वेक्टर का यूज करके। और आपको वेक्टर एडिशन तो आता होगा बचपन से, है ना? मजाक कर रहा हूँ, बचपन से तो नहीं आता किसी को, बट हम सीख जाएंगे, ठीक है। ये बोलता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। चले चले आगे चले, चलो मजा आएगा। तो देखो, वही चीज मैंने जो आपको हिंदी में बताया वो अंग्रेजी में यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लो, इसको नोट कर लो। द नेट फोर्स exerted
on a charge is the vector sum of all forces exerted on that charge by individual charges. ठीक है, the force exerted on a charge by another charge is independent of presence of other charges. ये भी लिखा है, थोड़ा मैं इस पे आता हूं अभी। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। बाकी जितने भी चार्ज हैं हमारे पास प्रेजेंट, Q1 Q2 Q3, है ना, ये कितने फोर्स लगा रहे हैं आपस में मुझे उससे मतलब नहीं है। ये Q2 Q1 कितना आपस में फोर्स लगा रहे हैं, ये कितना आपस में फोर्स लगा रहे हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं किस में देखना चाहता हूं उस पे एफ नेट निकालना है, तो उनको वेक्टर सम करना पड़ेगा। यहाँ पर Q नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज का मतलब मैं किस में फोर्स को निकालने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। मैंने आपको ये बताया था, बहुत अच्छा सा केस बताया था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे होता है, सबको बता चुका हूं मैं, परमिटिविटी बता चुका हूं। रिकॉल करके रिवाइज करके आए होगे तो अच्छी बात है। मैंने बताया था आप किसी भी फ्लूइड में उसको डिप करोगे तो फोर्स कैसे घटता है, कैसे घटता बताया था ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बताया था कि नहीं बताया था यार, बताया था क्लास में, किसी को याद है कुछ? फोर्स कैसे घटता बताया था, एक चित्रकारी किया था, रंगोली बनाया था बढ़िया सा, कुछ याद है? वो रंगोली कहाँ गया? ये देखो, ये बताया था कैसे घटता है। थोड़ा याद करके पढ़ के आओगे तभी क्लास में मेरे मजा ले पाओगे, नहीं तो फिर सर क्या बोल रहे हैं सब ऊपर से जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़िया सा क्वेश्चन हम करते हैं। ये क्वेश्चन कौन कौन बना सकता है, कोशिश करते हैं। चलो, यू हैव ओनली 2 minutes to solve this question because JEE Mains is all about time and pressure. ये आपके लिए नया है तो आप 3 मिनट भी ले सकते हो, मैं सॉल्व करूंगा, आपको देखना है। देखो क्या बोल रहा है, पहले शब्दों को गौर से देखिएगा। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्पीयर्स, दो सेम सेम स्पीयर हमारे पास टेनिस बॉल है, इमेजिन कर लो, उन पे इक्वल चार्ज है। अगर इस पे Q है तो इस पे भी Q है। दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस मच लार्जर देन देयर डायमीटर्स एंड द फोर्स बिटवीन देम इज F. ओके, थर्ड आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्पीयर इज अनचार्ज्ड, द स्पीयर इज टच्ड एंड डैश डैश डैश। ओके, चलिए तो देखो मैं कैसे क्वेश्चन को बनाता हूँ, आराम से बनाएंगे। सबसे पहले तो जो जो बोल रहा है पहले कर लेते हैं। पहले बोल रहा है मेरे पास एक स्पीयर है और एक बी एक स्पीयर है, यही बोल रहा है। दोनों इक्वल है, आइडेंटिकल है, मतलब दोनों शेप रेडियस वेडियस सब कुछ सेम है, वॉल्यूम भी सेम है। इस पे मान लो Q चार्ज है तो इस पे भी कितना चार्ज है बेटा, Q चार्ज है। ये बोल रहा है क्वेश्चन वाला। अब बोल रहा है एक थर्ड आइडेंटिकल स्पीयर, कंडक्टिंग स्पीयर। आपको मैंने बार बार बोला है, कंडक्टिंग कंडक्टर जब भी आता है तो उसके सरफेस पे चार्ज होता है। ठीक है, एक कंडक्टिंग स्पीयर है जो कि कुछ चार्ज कैरी कर रहा है, अनचार्ज है मतलब न्यूट्रल है, उसमें नेट चार्ज कुछ नहीं है, अभी न्यूट्रल बॉडी है, ये बोल दिया। अब क्या बोल रहा है, द स्पीयर सी इज फर्स्ट टच टू ए, इसको मैं इससे छुआ लेता हूं, कंडक्ट कराता हूं। पहले ए को मैं सी से टच कराया, फिर बोल रहा है इसको हटा के, फिर देन बी एंड देन रिमूव एज अ रिजल्ट ऑफ फोर्स बिटवीन। ओके, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? पहले बोल रहा है दोनों जब चार्ज थे तो दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा था बेटा, उसने बोला है F फोर्स लग रहा था, वो साफ साफ यहां बोला हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है जैसे ही मैं सी को पहले ए से छुआता हूं फिर निकाल के मैं बी से छुआता हूं, तो मुझे बता दो आप कि फोर्स बिटवीन ए और बी कितना रह गया। तो मुझे सबसे पहले बताओ, कूलम्स लॉ अगर आपने पढ़ा है तो कूलम्स लॉ सिंपली किस पे डिपेंड करता है बेटा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जैसे जैसे चार्ज घटेगा 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 बढ़ेगा, वैसे फोर्स भी घटेगा बढ़ेगा। तो पहले ये क्यू चार्ज था, ये क्यू चार्ज था, जैसे ही मैं सी को छुआ दूंगा ए के साथ में तो बोल बेटा क्या होगा, इसका क्यू चार्ज है, क्या दोनों में आइडेंटिकल है? तो मैं बता चुका हूं इससे प्रीवियस क्लास में, क्या आधा आधा नहीं बच जाएगा बेटा? बिल्कुल बटेगा, आधा आधा बता चुका था। तो इसमें अब फाइनल कितना हो गया, Q/2, इसमें कितना हो गया बेटा, Q/2। कितने बच्चों को ये क्लियर हो गया, कितने बच्चों को ये क्लियर हो गया है? बता चुका हूं। तो जैसे ही मैं इसको सेपरेट कर दूंगा तो ए के पास फाइनली कितना बचा, Q/2, सी के पास भी कितना बचा बेटा,
Q/2। क्लियर? अब क्या बोल रहा है, एंड देन टू B एंड देन रिमूव्ड। अब इस C को मैं लेके जा रहा हूं B के करीब। अब इस C को जब मैं B के करीब लेके जाऊंगा, इसके करीब लेके जाऊंगा, तो बोल बेटा क्या होगा। फिर से दोनों आइडेंटिकल है, टोटल चार्ज का फिर से आधा आधा बच जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना है, B पे Q चार्ज, C पे Q/2, एक और आधा कितना होता है 3/2। तो टोटल चार्ज 3/2 है B और C को जोड़ने से। तो उनका आधा बोल दोस्त कितना हो जाएगा, फाइनली हो जाएगा 3Q/4। इसका कितना हो जाएगा 3Q/4। कितने बच्चों को यहां तक क्लियर है, बता दो पहले। यहां तक क्लियर है तभी बात आगे बढ़ेगी। बोलो बेटा, क्लियर है क्या, बोलो बोलो बोलो। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब क्या बोला है, बोला कि एज अ रिजल्ट फाइंड द फोर्स बिटवीन ए एंड बी। तो ए पे चिपकाने के बाद चार्ज कितना बचा था, बोल बेटा Q/2। सी पे चार्ज C 3Q/4, बी पे फाइनली कितना बचा 3Q/4। अब थोड़ा सा कचरा हो गया है तो मैं थोड़ा सा नया आपको, हाँ कोई कुछ बोल रहा है क्या यार। हाँ हाँ, कोई डाउट है, पूछो पूछो। कोई डाउट है क्या, नहीं डाउट है ना, मैं चलो कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो हमने फाइनल चार्ज इतना देख लिया, तो लिख दे बेटा इनके बीच में, लिख दे फोर्स, लिख दे फिर से, कितना हो जाएगा एफ, एफ डैश है। फोर्स बदलेगा क्योंकि क्यू चार्ज बदला, तो एफ डैश हो गया, कुछ फोर्स बदल गया। कितना चार्ज है ए पे Q/2, बी पे 3Q/4। मान ले डिस्टेंस अभी भी सेम है R²। ठीक है, तो बता बेटा कितना आ रहा है, 3Q²/8 R² आ रहा है एफ डैश की वैल्यू। और तूने इससे प्रीवियसली देखा था कि जब ए और बी थे, दोनों पे क्यू क्यू चार्ज था, तो तेरे पास फोर्स की वैल्यू कितनी थी, बोल बेटा तेरे पास था KQ²/R² था। तो एफ डैश कितने टाइम से उससे देख, ये क्या 3Q, ये जो दिख रहा है ये क्या है बेसिकली, एफ नहीं बन गया। तो एफ डैश की वैल्यू बेटा बोल कितना आ गया 3/8F। क्या यहां तक क्लियर है आपको, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बोलो। रिपीट सर। पहले ए और बी थे, क्यू क्यू चार्ज रखते थे उनके पास, उन पे फोर्स लिखा तो कितना आएगा बेटा के क्यू क्यू, मतलब Q²/R²। ए और बी के बीच में इनिशियली KQ²/R² फोर्स था, जिसको एफ नाम दिया था। ठीक है, फिर जब कुछ कंडक्शन वंडक्शन कराने के बाद हमारे पास फोर्स कितना बचा बेटा, ए के पास Q/2 बचा, बी के पास 3Q/4 बचा चार्ज। फिर से मैंने फोर्स लिखा। अब जैसे चार्ज बदलेगा, चार्ज बदल गया ना, पहले Q था Q/2 हो गया, इसमें Q था 3Q/4 हो गया। तो चार्ज बदलेगा तो फोर्स भी बदलेगा। फोर्स कितना बदला, मान लो उसको मैंने नाम दे दिया एफ डैश, F1 बोल लो, F2 जो बोलना बोल लो। फिर मैंने सिंपल कॉलम लगा दिया, कॉलम लॉ। तो मैंने क्या देखा कि एफ डैश बराबर आ रहा है 3/8 KQ²/R²। और KQ²/R² क्या था हमारे पास इनिशियली, किसके बराबर था, एफ के बराबर था। यहाँ एफ की वैल्यू पुट कर दिया तो कितना आ गया 3/8/F। क्या क्लियर है सभी को, क्या सभी को क्लियर है, फटाफट फटाफट, सभी को क्लियर है क्या। लुधियाना गर्ल्स, बेटा क्लियर है क्या, रिपीट क्या मैंने समझ में आया क्या। बता दो, अभी भी डाउट हो तो फिर से रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम रेस्पॉन्ड करो बस। चलो, वेरी गुड यार, वेरी नाइस। ये क्वेश्चन आप होमवर्क लिख लेना। ठीक है, जेई मेंस का क्वेश्चन है। 10 कूलम माइक्रो 10 माइक्रोकूलम चार्ज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो इक्वल पार्ट तो नहीं बोला है, दो पार्ट में बांटा है। कितना दो पार्ट है मुझे नहीं पता। 10 को मैंने 3 7 में बांटा है, कि 5 5 में बांटा है, कि 9 1 में बांटा है, मुझे नहीं पता है। अब बोल रहा है कि उनके फोर्स जो लग रहे हैं बीच में एकदम मैक्सिमम है, तो वो चार्ज क्या होंगे निकालना है। ये किसी को डाउट होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में रिपीट करूंगा, ये होमवर्क है, ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, चलो।
अच्छा, आंसर दिखा दिया सर आपने तो। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है क्या? एक बार फिर से चैट में रिस्पॉन्ड कर देंगे ताकि मैं थोड़ा आगे कंटिन्यू कर पाऊँ, है ना, कि मुझे लगे कि आप लोग बैठ रहे हो, अलर्ट हो, बैठे हो क्लास में। रेस्पॉन्ड कर दो, कुछ भी रेस्पॉन्ड कर दो बस। हाँ हूँ, चूं चूं, कुछ भी कर दो, थम्स अप कर दो, जो करना है कर दो। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो, तो मैंने आपको सुपर पोजिशन थ्योरम प्रिंसिपल पढ़ा दिया। अब देखो इसको अप्लाई कैसे करना है। तो देख बेटा, यहाँ पर तेरे सामने ना एक स्क्वायर बना हुआ है। मैं स्क्वायर में भी नहीं जा रहा हूं, मैं तेरे को इससे आसान बताता हूँ पहले, ताकि तू थोड़ा सा कर पाए, है ना, कर सके। मान लो ये क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है, और ये क्यू नॉट चार्ज है। समवन वांट्स टू ज्वाइन? सर क्वेश्चन नोट करना है। ओके ओके, ठीक है बेटा, करो करो, 1 मिनट ले लो, करो। हो जाए तो प्लीज रेस्पॉन्ड भी। ये बार बार कैसे डिस्कनेक्ट हो जाता है क्या यार? हो गया हो गया, क्या हो गया, मैं मान लेता हूँ हो गया। चलिए, तो देखो बेटा, यहाँ करा देता हूँ। अब मैं आपको ना सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का एप्लीकेशन सिखाता हूँ कि लगाते कैसे हैं सर। तो एक ट्राइंगल है, ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, ये क्यू नॉट चार्ज है, या क्यू चार्ज ले लो, जो लेना ले लो। ये एल है, ये एल है, ये एल है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, दिस इज ए बी सी, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ नेट एट सी पॉइंट। सी पॉइंट पे मुझे आप फोर्स नेट लिख के बताओगे। अभी आपको नहीं करना है, थोड़ा मैं दोहरा देता हूं, आपको नहीं करना है बेटा, मैं करके दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, देन दूसरा वाला आप करोगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो देखो कैसे करते हैं। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है बेटा, जो जो चार्जेस हमारे पास प्रेजेंट है सबका सम कर देना है। कैसे सम करना है? वो भी वेक्टर सम करना है। तो उस सी पॉइंट पे एफ नेट निकल जाएगा। मुझे बताओ, एल 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 दिया है, तो ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल हो सकता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकता है ना। ये 60 डिग्री होगा बेटा, ये भी 60 डिग्री होगा, और ये भी 60 डिग्री होगा। मानते हो मेरी बात? मैं सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ, ठीक है, मानना पड़ेगा। अच्छा, अब ध्यान से अगर मैं देखूं, आपको दिखाऊं, तो क्या ये क्यू चार्ज इस क्यू चार्ज पे ऐसा कुछ रिपल्सिव फोर्स नहीं एक्ट कर रहा होगा? बिल्कुल कर रहा है, धक्का मार रहा है। क्या ये क्यू चार्ज भी उसको ऐसे धक्का मार रहा होगा? बिल्कुल मार रहा होगा। तो ये मान लो F1 है, ये अगर F2 फोर्स है, मुझे नेट फोर्स निकालना है इस क्यू सी पॉइंट पे। तो क्या सी पॉइंट पे आप ऑब्जर्व करना कि क्या हो रहा है। एक फोर्स F2 ऐसा आ रहा है, एक F1 फोर्स ऐसा आ रहा है। सही बात है क्या? यस और नो? बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा बेटा, अब ध्यान से देख, ये अगर 60 है, व्हाइट वाला मार्क किया मैंने ए पॉइंट पे, तो क्या ये भी 60 नहीं होगा बेटा? बोल, 60 होगा। ये भी कितना होगा बेटा? 60। पहले बताओ, ये सब बात मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो ना? बिल्कुल मानना पड़ेगा। और ये भी कितना होगा बेटा? 30। ये कितना होगा बेटा? 30। अच्छा, अगर आपको थोड़ा बहुत भी वेक्टर एडिशन आता है, थोड़ा बहुत भी वेक्टर एडिशन आता है, तो आपको अच्छे से पता है कि रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स जिसका हम सम निकाल रहे हैं। तो थीटा, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है बेटा? टोटल 60 डिग्री है। सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है।
और F1 कह लो F2 कह लो, दोनों L डिस्टेंस पे है तो दोनों को F मान सकता हूं मैं। Q चार्ज सेम है, L डिस्टेंस सेम है, तो मैं F मान रहा हूँ। F1 F2 अब नहीं लिख रहा हूं मैं इसको F मान रहा हूँ दोनों को। ठीक है, F और F। तो मुझे F नेट लिखना है, तो कैन आई राइट दिस एस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 F.F cos 60, यस और नो? बिल्कुल यस सर। अब लिखते जाओ, एफ स्क्वायर 2F cos 60 कितना होता है यार? मुझे नहीं पता कितना होता है cos 60 कितना होता है। cos 30 cos 60, बताओ बताओ cos 60 कितना होता है, माइक ऑन करके, पता है कि नहीं? 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू cos 60 होता है √3/2, अगर मैं सही हूं तो। सही हूं लग रहा है कि 1/2 होता है यार? 1/2 होता है ना? साइन 60 कितना होता है? √3/2, cos 60 1/2। सही है, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो कितना आ रहा है, 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, दैट इज कमिंग आउट टू बी 3F स्क्वायर का रूट। तो F नेट फाइनली कितना निकल के आ रहा है बेटा? फाइनल आंसर कितना आ रहा है? √3F। क्या आपको ये बात क्लियर है क्या? क्या आपको ये बात क्लियर है क्या, F नेट कैसे निकालना है? क्या सभी को बात समझ में आई क्या? सभी को बात समझ में आई कि नहीं? अभी यहाँ पास आप F की वैल्यू डाल सकते हो। F की वैल्यू कैसे लिखते हैं मैंने आपको सिखाया। ध्यान से देखो, दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है? L। और दोनों चार्ज कौन से हैं? Q और Q। तो अब मैं F की वैल्यू पुट करता हूं तो कितना होगा? KQ2/L²। फाइनल आंसर ये आपका आ गया F नेट की वैल्यू। क्या समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया होगा तो चीयर्स टू यू, वेरी गुड, वेरी नाइस। आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझ में आ गया है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, अब मैंने आपको सिखा दिया कैसे अप्लाई करते हैं। अब आपकी बारी है कि ये क्वेश्चन आप स्क्वायर वाला एक बार नोट कर लो, बस नोट कर लो, नोट कर लो इसको। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसको कैसे निकालोगे? पहले इस क्यू चार्ज की वजह से इस क्यू नॉट पे कितना निकल रहा है निकालोगे आप। इस क्यू चार्ज की वजह से कितना लग रहा है क्यू नॉट, वो निकालोगे। फिर इस क्यू चार्ज की वजह से कितना लग रहा है ना, वो निकालोगे। वेक्टर समेशन करना है, वेक्टर समेशन। ये अगर एल है, ये एल है, ये एल है, ये एल है मान लो। ठीक है, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा भाई आपको। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो मैं यहाँ बैठा हूँ, आप मुझसे डाउट कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अगर आप मुझे थोड़ा सा शक्ति दें, इजाजत दें, तो मैं एडवांस का क्वेश्चन भी कराऊं। अगर आप मुझे बोले कि सर एडवांस का क्वेश्चन भी कराओ, हमें इंटरेस्ट है, तो हम एडवांस का क्वेश्चन भी कर सकते हैं, अगर आप इजाजत दो तो। अच्छा, यस सर, इजाजत है। चलो, चलो भाई, मजा आता है ऐसा, है ना? तो ये क्वेश्चन देखते हैं आप कैसे। दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं, हैविंग डेंसिटी रो आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। ओके, दो चार्ज है, स्ट्रिंग से लटका दिया है, इक्वल मास का है, इन इक्विलिब्रियम बोला है। शब्दों को गौर से पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां नेट फोर्स जीरो होता है बेटा। ईच आर इमर्ज, अच्छा, each string makes an angle theta with the vertical. Now both the balls are immersed in a liquid. As a result, the angle theta does not change. Density of liquid is pi. Okay, find the dielectric constant. वेरी गुड क्वेश्चन, और एक काफी बेसिक क्वेश्चन भी है सीखने के लिए, है ना? कोशिश करते हैं। चलो, तो एक स्लाइड ऐड कर लिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन कैसा बोल रहा है देखो। पहले एक एम मास और क्यू चार्ज का दोनों आइडेंटिकल बॉल्स यहां आपके सामने है, हवा में है, अभी मान लेते हैं, ऐसे लटका हुआ है। ठीक है,
दोनों वर्टिकल से थीटा थीटा एंगल बना रहे हैं, उसने खुद बोला है, क्वेश्चन वाले ने खुद बोला है, आप खुद रीड कर सकते हो, है ना। मेकिंग थीटा विद द वर्टिकल बोल दिया। अब इसी पूरे सेटअप को मैं किसी लिक्विड में डिप कर देता हूं जिसके डेंसिटी कितने गिवन है, सिग्मा गिवन है। ठीक है, सिग्मा डेंसिटी है फ्लूइड का जिसमें हम डुबा रहे हैं, रो डेंसिटी है उस मास m का। क्लियर है, इसका डेंसिटी कितना है बेटा, रो है। चलो, तो आपको अच्छे से पता है बेटा, क्यू चार्ज लटके हुए हवा में और इक्विलिब्रियम में है, ये कैसे पॉसिबल है। पहली बात तो कुछ ना कुछ टेंशन आ रहा होगा, ये मानते हो आप लोग, लटका है धागा से, कुछ तो लटका हुआ, स्ट्रिंग से टेंशन तो आएगा ही, है ना, टेंशन आएगा। m मास का है बोला है, तो पक्का पक्का नीचे कौन आएगा बेटा, mg तो आएगा ही, मानते हो कि नहीं मानते हो, बिल्कुल आएगा। अब दोनों इक्विलिब्रियम में ऐसे थीटा एंगल बना के कैसे मजबूर, किस तरीके से, मतलब पास नहीं आ रहे ना दूर जा रहे हैं, कैसे हो सकता है ये। दोनों चार्ज क्यों हैं, तो आपको पता है जब भी दो चार्ज रहते हैं तो क्या लगाते हैं आपस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं, जिसे हम कूलम्ब लॉ से पढ़ चुके हैं। तो क्या ये वाला क्यू चार्ज इस पे एक फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मानते हो आप, मानना पड़ेगा यार दोस्त, मानना पड़ेगा। तो इस क्यू चार्ज पे अगर मैं एफबीटी बना के दिखाऊं बेटा आपको, तो चल इसका एफबीटी बनाते हैं। ये एम मास का है, नीचे की ओर एमजी एक्ट कर रहा है, इधर लग रहा है टेंशन, ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा बेटा, थीटा होगा। इस पे कौन सा एक्ट कर रहा है फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ एक्ट कर रहा है। और कुछ मुझे दिख रहा है क्या, और कुछ भी नहीं लग रहा है। तो लेट्स ब्रेक, इक्विलिब्रियम पे सारे नेट फोर्स जीरो होंगे। ऊपर की तरफ कौन आएगा बेटा, कंपोनेंट ब्रेक करने के बाद टी कॉस थीटा आ जाएगा, मानता है। इस तरफ पे कौन आएगा बेटा, टी सब थीटा आएगा, मानता है कि नहीं मानता है। तो इसको लेफ्ट को सॉल्व कर, राइट को सॉल्व कर, एक ही मतलब है, आएगा नहीं आएगा, सभी बता देंगे। अब इक्विलिब्रियम में उसने साफ साफ बोला है, तो बेटा क्या टी के कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा होगा, टी कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा होगा, नेट समेशन ऑफ एफ वाई फोर्स शुड बी इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ एक्स फोर्स शुड बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब कि नेट अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। तो टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है बेटा, एमजी को बैलेंस कर रहा है, मानता है। टी साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस कर रहा है। ये आप पहले मान लो, ये हो रहा है, ठीक है। यहां अगर मैं देखूं तो बेसिकली ये निकल के आ रहा है, दोनों को डिवाइड कर दूं, टेन थीटा निकल के आ जाएगा एफ ई बाई एम जी, यस और नो, ये आप बात मान लो पहले, सही है, सही होगा, ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं। चलो, अब क्या बोल रहा है, इसी सेटअप को मैं अगर एक फ्लूइड में डुबा दूं, आ गया सेटअप, जस्ट सेकंड, हाँ, किसी फ्लूइड में डुबा दूं, तो देख बेटा क्या होगा फिर। अब डुबा दिया मैं इसको, सिग्मा वाले फ्लूइड में डुबा दिया, अब पूरा सब जगह क्या है, पानी है, मान ले इसका डेंसिटी कितना है, सिग्मा है, ठीक है। अब आपको कल मैं अच्छे से बताया, जैसे मैंने परमिटिविटी पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था, जैसे ही किसी फ्लूइड में हम डुबाते हैं तो 1 F एप्सिलॉन आर टाइम्स इनवर्सली घट जाता है फोर्स, यस और नो, पहले रिकॉल करने की कोशिश करो तभी क्वेश्चन बनेगा। क्या फोर्स घट जाता है, रेस्पॉन्ड करेंगे मुझे चैट पे, क्या फोर्स घट जाता है किसी फ्लूइड में जाने के बाद, यस और नो, यस और नो। मैंने क्लास की शुरुआत में बोला था यस, ठीक है। तो फिर से बनाते हैं। अब जैसे ही घटेगा, जब इनके आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घटेगा तो टेंशन भी घटेगा। तो मान लो अब टेंशन कितना हो गया, टी डैश, कोई भी दूसरा टेंशन है, बस वो जो टेंशन पहले था अब वो टेंशन नहीं है, क्योंकि फोर्स घटा तो टेंशन भी घटेगा, ठीक है। अब बनाते हैं इसका फिर से फ्री बॉडी डायग्राम, mg हमेशा नीचे की ओर एक्ट करता है, टेंशन ऊपर की ओर है, यहाँ भी थीटा। अब क्या बोल रहे हैं, डिप करने के बाद भी इक्विलिब्रियम में है, तो जो थीटा पहले मेंटेन कर रहा था अब भी वही थीटा मेंटेन कर पा रहा है, ऐसा उसने साफ साफ कहा है। तो क्या बेटा ये भी थीटा अभी भी थीटा रहेगा, उसने बोला है दोस्त, है ना। इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है, एफ, यस और नो, एफ डैश एक्ट कर रहा होगा, दूसरा वाला। अब
किसी भी चीज को जब हम फ्लूइड में डालते हैं, किसी लिक्विड में डालते हैं, तो एक और नया फोर्स आता है जिसका नाम होता है बायंट फोर्स। सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। और ऊपर क्या आ जाएगा, टी डैश कॉस थीटा, इधर आ जाएगा टी डैश साइन थीटा। और साथ ही साथ ऊपर की ओर और एक फोर्स एक्ट करेगा जिसे हम नाम देंगे बायंट फोर्स। हाँ या ना? अब बायंट फोर्स हमेशा इक्वल होता है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस मतलब mg के बराबर फ्लूइड का मास लिखना है। आपको अच्छे से पता है फ्लूइड का डेंसिटी गिवन है सिग्मा। तो क्या मैं यहाँ फ्लूइड का मास लिखना चाहूं तो सिग्मा टाइम्स v डॉट जी लिख सकता हूं क्या बच्चों, बता दो। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। कैन वी कंटिन्यू फर्दर? अब फिर से इक्विलिब्रियम में सारे फोर्सेस नेट अपवर्ड को ऐड कर दो, नेट डाउनवर्ड को ऐड कर दो, और देखो कितना आ रहा है। ठीक है, तो मेरे को देखने मिल रहा है कि सर टी डैश कॉस थीटा प्लस एफ बी इक्वल्स टू एम जी हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। ऊपर की तरफ टी डैश कॉस थीटा प्लस एफ बी ऊपर की ओर, नीचे सिर्फ और सिर्फ एम जी। और साथ ही साथ देखने मिल रहा है टी डैश साइन थीटा इक्वल्स टू एफ ई डैश। यस और नो? यस और नो? यस और नो? सही बात है, यहां तक सबको समझ में आ रही है क्या? सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, कितना फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा बेटा? जितना उस बॉल का वॉल्यूम होगा। अरे जितना मैं ऑब्जेक्ट का साइज का डुबाऊंगा उतना ही तो उसको डिस्प्लेस करेगा ना फ्लूइड। इसको डुबाऊंगा तो इसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा, इसको डुबाऊंगा तो इसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग फ्लूइड बाहर आएगा। तो क्या मैं इस वॉल्यूम को एक और तरीके से लिख सकता हूं क्या? इस मास m का डेंसिटी गिवन था रो, याद करना थोड़ा सा। अगर इसका मैं ध्यान से देखूं तो मास बाय वॉल्यूम लिखना चाहूं तो इसका वॉल्यूम क्या मैं m बाय सिग्मा कर सकता हूं? बोल दे आप बस, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, बता दो, आप ही बता दो यार। ये मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, तो किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई भी दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस अब के सारे वैल्यूज को पुट करो और आपके सामने आंसर आ जाएगा। अभी देखते जाओ। टी डैश कॉस थीटा प्लस कितना आया था, सिग्मा, और m बाई रो जी इक्वल्स टू एम जी। सही बात है, सही बात है। तो टी डैश कॉस थीटा बेसिकली क्या बन गया, एम जी माइनस सिग्मा एम जी बाई रो। और एम जी बाहर निकाल ले बेटा तो कितना आ गया, 1 माइनस सिग्मा बाई रो। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है, यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है। और टी डैश साइन थीटा की वैल्यू कितना आई थी, हमने जस्ट अभी देखा था एफ ई डैश के बराबर था। यस और नो? यस और नो? सभी रेस्पॉन्ड करेंगे, रेस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, अच्छा। और मैंने आपको बताया था कि एफ ई डैश जो है वो एप्सिलन आर टाइम्स घट जाएगा। मतलब जो एफ ई पहले लग रहा था हवा में, अब वो कितना हो जाएगा बेटा, एफ ई बाई एप्सिलन आर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मैं बेसिकली एफ ई बाई एप्सिलन आर लिख रहा हूं एफ ई डैश को। समझ पहले मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एफ ई डैश बेसिकली क्या है, एफ ई टाइम्स एप्सिलन आर। यही हमको निकालना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, उसका वैल्यू निकालना है हमको। समझ में आया क्या? अब फिर से यहां से सॉल्व कर ले। टेन थीटा कितना बन रहा है, टेन थीटा कितना बन रहा है, अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरा बन रहा है एफ ई बाई एप्सिलन आर डॉट एम जी 1 माइनस सिग्मा बाई एप्सिलन रो बन रहा है। ये टेन थीटा की वैल्यू बन रही है। अब उसने बोला कि इक्विलिब्रियम में है, तो जो टेन थीटा पहले था वही टेन थीटा अभी भी रहना चाहिए। जो टेन थीटा यहाँ देख मैंने लिखा है, टेन थीटा लिखा था एफ ई बाई एम जी था, अब भी वही टेन थीटा रहना चाहिए इक्विलिब्रियम में होने के लिए। तो इस पूरे पोर्शन को
इक्वेट कर दे पहले वाले पोर्शन से, तो एफ ई बाई एम जी को इक्वेट कर दे एफ ई बाई एप्सिलॉन आर 1 माइनस सिग्मा बाई रो से। कोई दिक्कत है क्या आपको? कोई दिक्कत है क्या आपको? एफ ई से एफ ई कट जाएगा, और इस एम जी को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? रो टाइम्स वी टाइम्स जी से। अच्छा, यहां पर हमने एक चीज मिस कर दिया होगा, यहाँ एम जी है। ओके ओके सॉरी, यहाँ एम जी लिखा हुआ है। एम जी मत लिखो, इसको काट देते हैं। तो ये एम जी से एम जी कैंसल आउट, तो एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू निकल के आ रही है बेटा, वो निकल के आ रही है 1 माइनस सिग्मा बाई रो प्लस टू 1। तो ये आ रही है सिग्मा माइनस रो। तो कितना आ रहा है बेटा आंसर? देखो तो यार, सॉल्व करो इसको। सिग्मा रो टू 1 आ रही है आंसर सिग्मा अपॉन रो माइनस सिग्मा। ये आ रही है एप्सिलॉन आर की वैल्यू। ये आ रही है सिग्मा माइनस रो की वैल्यू। एक बार चेक कर लेते क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शन है। देखो यार, सिग्मा क्या आ रही है हमारे ऑप्शन में? देखो तो सिग्मा सिग्मा रो रो माइनस सिग्मा, मेरा ये आंसर आ रहा है। लेट्स जस्ट सी कि हमने वही आंसर लाया है कि नहीं। लेट्स जस्ट सी कि वही आंसर है या नहीं। समझ में आया क्या पहले मैंने क्या किया? एक बार देखो तो यार, कितने लोग को समझ में आया? प्लीज रेज योर हैंड। कितने लोग को समझ नहीं आया? ऑल्सो रेज योर हैंड। बता दो यार, बता दो। छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम। यार कोई भी अगर जानकार हो कि ये कौन है ग्रुप में आके मस्ती कर रहा है, तो जरा हमने भी बताएं थोड़ा सा। किसी को भी जानकारी हो तो अपने स्कूल में किसी को भी इन्फॉर्म करें, ताकि मेरे तक भी खबर पहुंचे। ठीक है, फिर हम इनका छोटा भीम और जो भी है वो बताएंगे। सभी को क्वेश्चन समझ में आया क्या बेटा? सभी को क्वेश्चन समझ में आया क्या? सर समझ आ गया। समझ आ गया तो वेरी गुड यार। ठीक है, ये रहा एडवांस का क्वेश्चन। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? मैंने आपको 2 होमवर्क दे दिया है, एक बार ट्राई करेंगे खुद से। चलिए, अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंट्रोडक्शन ले पाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास पे निकाल पाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है समझना। आपने बचपन में कभी मैग्नेट के साथ खेला होगा अगर, तो ये एक मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। कभी आप जमीन पे रख के उसके साथ चोर पुलिस तो खेले होगे, शायद खेलोगे, नहीं पता मुझे, मैं तो खेला हूं यार। तो देखना कभी ऐसा रखोगे चुंबक को, तो चुंबक भागता है अपने आप, भागता है। अब आप ऑब्जर्व करना, मैं इतना दूर रखूंगा तो चुंबक को कुछ भी असर नहीं होगा। जैसे करीब लेके आऊंगा तो इस चुंबक की वजह से ये चुंबक आगे खिसकना शुरू कर देगा। यस और नो? आपने दोनों को भी हाथ में पकड़ना मैग्नेट को, आपको कुछ दूर तक में कुछ फील नहीं होगा। जैसे थोड़ा करीब लेके आओगे ना, थोड़ा लगे कि हाँ खींच रहा है या तो धक्का मार रहा है। कभी महसूस किया हो आपने? महसूस करना। वैसे ही क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी एक चार्ज के प्रेजेंस में दूसरा चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फोर्सेस को एक्सपीरियंस कर पा रहा है। वो जो रीजन है, वो जो सराउंडिंग बन रहा है उसके आसपास, सराउंडिंग बना रहा है आसपास, उसे हम कहते हैं सिंपल भाषा में इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने चुंबक का एग्जांपल दिया, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जहां तक ये चुंबक इस दूसरे चुंबक का मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर पा रहा है, जिस हिस्से तक, जिस रीजन तक वो फील कर पा रहा है, वो पूरा रीजन क्या है उसका? मैग्नेटिक फील्ड है। वैसे अगर ये चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो ये चार्ज
इस क्यू चार्ज की वजह से कुछ दूर तक ना कुछ इलेक्ट्रिक फोर्सेस को फील कर पाएगा। वो जो रीजन है इस चार्ज के अराउंड, उस रीजन को, सराउंडिंग को कहते हैं बेसिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या? बता दो। सबसे सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सबसे सिंपल लैंग्वेज में। और लिखा हुआ है द रीजन लिखा हुआ है, बताओ। रीजन नहीं है, रीजन होता है, रीजन। अच्छा सॉरी, ओके सॉरी सॉरी, माय बैड। द रीजन बिहाइंड द इंटरएक्टिव फोर्सेस बिटवीन चार्जेस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यू फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज द रीजन अराउंड अ चार्ज, चार्ज के नियर बाय सराउंडिंग के वजह से जो दूसरा चार्ज फोर्स फील कर पा रहा है, उस रीजन को क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दिया। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है। अब हम यहीं से ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ते हैं, EFI। इसे जनरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलेंगे। अच्छा, मीटिंग लेफ्ट कर दिया, अभी तो मीटिंग तो चल रहा था। बेसिकली कोई क्यू चार्ज है, इसके आसपास में कोई टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज का मतलब जिसपे हम फोर्स को देखना चाहते हैं, इस क्यू चार्ज के रीजन में कुछ ना कुछ ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। तो ये टेस्ट चार्ज इस क्यू बड़े चार्ज के वजह से कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू नॉट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से मैं दोहरा दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द फोर्स। कौन सा फोर्स आएगा भाई? चार्ज के बीच में हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आपको क्लियर हुआ क्या? फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? टेस्ट चार्ज। पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड। यस और नो? यस और नो? समझ में आया? समझ में आया? अब फोर्स का आपको पता है यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। चार्ज का होता है कूलम होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? न्यूटन पर कूलम। ठीक है। और एक यूनिट और जो होता है जिसे हम वोल्ट पर मीटर कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे लेटर, जब क्लास आगे हम कंटिन्यू करेंगे तब। पहले इसको समझ लो कि क्या होता है। न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या भाई? चलो क्लास छोड़ रहे हैं अभी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो अभी चल रहा है। ठीक है, यहां लिखा हुआ है मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या हमने आज की क्लास में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा है क्या? कि नेट फोर्स निकालना है किसी ऑब्जेक्ट चार्ज पे तो टोटल सम कर दो वेक्टर्स के थ्रू, तो नेट फोर्स आ जाएगा। वैसे किसी चार्ज पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सब इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर दो वेक्टरली, तो क्या हो जाएगा आपका? बेसिकली कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हाँ जी या ना जी? और आपने देखा है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ये भी क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर हमारा टेस्ट चार्ज, भाई बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, अभी छोड़ के मत चले जाना, ये तो पूरा गायब हो जाएगा टॉपिक। अगर हमारा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, मैं किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करवाना चाहता हूं, तो इस पे जो फोर्स होगा, फोर्स विल बी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब है अगर कोई Q पॉजिटिव चार्ज है और Q नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो इसके वजह से जो इस पे फोर्स लग रहा होगा वो, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर की ओर निकल रहा है,
दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। कब? जब टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा तब। क्या आपको बात समझ में आ गई, दिमाग में घुस गई? फिर अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गई? अगर इस टेस्ट चार्ज को नेगेटिव कर दूं बेटा, तो क्या ये बड़ा वाला पॉजिटिव चार्ज इस छोटे वाले चार्ज को अंदर की ओर नहीं खींचेगा? खींचेगा। लेकिन क्या इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी बाहर की ओर है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे निकलता है? रेडियली आउटवर्ड्स निकलता है, बाहर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब पढ़ेंगे, समझ में आएगा। पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकल रहा है, लेकिन फोर्स किस तरफ लग रहा है बेटा? अंदर की तरफ खींच रहा है क्यू चार्ज को। तो इस केस में क्या हो जाएगा? एंटी पैरेलल, इस केस पे पैरेलल। जब क्यू नॉट पॉजिटिव, जब क्यू नॉट नेगेटिव। क्या ये बात समझ में आ गई आपको सभी को? सभी को समझ में आ गई? ठीक है। तो आज हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ लिया। मैंने आपको 2 होमवर्क दे दिया, जेईई मेंस के क्वेश्चन करा दिए। आज बहुत सारे चीज हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास जब होगा, कल होगा, जे एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने, 2 आपको होमवर्क दे दिया। ठीक है। तो सभी को मजा आया होगा आज की क्लास में, मुझे उम्मीद है। मिलते हैं अगली क्लास में। किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ सकते हो। ठीक है। और क्वेश्चन होमवर्क देता हूं तो करके आओगे तो भी मजा आएगा। खाली ऐसे आके बैठ जाओगे तो वही कथा पुराण सुना रहा हूं आपको, ऐसा लगेगा। ऐसा नहीं करना अपने को ना, जेई निकालना है। ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। विल सी यू टुमारो।